हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी। डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें जो हम आजकल अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा पूरा चैप्टर नेम है। और जो हम आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के बारे में, जिसके फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी का जो पोर्शन है वो हम आगे आने वाले कंटिन्यू पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो आज हम पेप्टिक अल्सर पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखते हैं आगे का वीडियो कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है और उसके आगे जो भी चीज़ें बची हुई थी अब हम अपना पढ़ेंगे पार्ट 2 में। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था अपने पार्ट 1 के वीडियो में पेप्टिक अल्सर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या रीज़न है उसके कॉज होने के, और कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और ये जो डिजीज़ है वो क्रोनिक और एक्यूट स्टेज की होती है। और आगे के अब हम टॉपिक को देखने जा रहे हैं कि अदर सजेस्टेड पैथोजेनेसिस क्या क्या होती हैं जिसके कारण हमें पेप्टिक अल्सर की जो डिजीज़ है वो होने लगती है। तो देखते हैं एसिड सिक्रीशन बिकॉज ऑफ द पैराइटल सेल मास एंड इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। मतलब एसिड सिक्रीशन जब हमारा इंक्रीज होने लगता है तो जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं उनका मास जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, या फिर जो भी हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है वो डिक्रीज होने लगता है। HCO3 सिक्रीशन इज द डेडिनम ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन एंड कॉजिंग द लोकल रिलीज ऑफ द साइटोकाइनेज एंड फर्दर डैमेजेस। क्या होता है कि अगर हमारे पार्शियल सेल जो भी बॉडीज में प्रेजेंट हैं, ड्यूडेनम पार्ट में है, अगर उनमें एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो हमारा पेप्टिक अल्सर कॉज होने लगता है। क्योंकि जब एक्सेसिव अमाउंट में हमारा एसिड का सिक्रीशन होने लगता है और डिपोजिशन होने लगता है और ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो धीरे धीरे जो वहाँ की मसल्स और सेल डैमेज होकर के अल्सर का रूप ले लेती है। इसके बाद गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का जब इनिबिशन होने लगे तो भी हो सकता है। और जब HCO3 का मतलब जो हमारा डेडुनम पार्ट होता है हमारे लीवर का, वहाँ पे जो हेलिकोबैक्टर जो हमारा एक क्या कहते हैं माइक्रो बैक्टीरिया है, जब ये माइक्रो बैक्टीरिया जो है जिसका नाम हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, ये अपना इन्फेक्शन कॉज कर देता है तो जो अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर देता है और वहाँ पे जो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं और उसके टॉक्सिन्स धीरे धीरे बढ़ करके पेप्टिक अल्सर का जो रूप है वो ले लेते हैं जा करके। इसके बाद पेप्टिक अल्सर को जब हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण हमें पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है, जैसे कॉक्स इनहिबिटर्स के कारण डिक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में रेगुलर भी यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस जो हो रही होती है वो धीरे धीरे हो ना हो करके या फिर डिक्रीज होने लगती है, जिसके कारण भी हो सकता है पेप्टिक अल्सर। ऑब्वियस सी बात है कि ड्यू टू एनी रीज़न जब हमें बॉडी में पेप्टिक अल्सर अराइज हुआ है और उसके कारण सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। सुपरफिशियल इरोजन, यानी कि जो हमारा ड्यूडेनम पार्ट है जहाँ पे हमें अल्सर कॉज हुआ है, वहाँ की जो सुपरफिशियल लेयर होती है जो डायरेक्टली एसिड के कांटेक्ट में होती है, धीरे धीरे वो डैमेज होने लगती है, ख़राब होने लगती है और वो अल्सर का रूप जो है वो लेने लगती है। इसके बाद एडियरेंस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स ऑफ द म्यूकोसल एंडोथेलियल सेल्स। हमारी बॉडी में मतलब जो ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, वो आपस में एडहियर कर जाती हैं, मतलब कि चिपक जाती हैं, और जिसके कारण हमें पेप्टिक अल्सर भी होने लगता है, मतलब उनमें एडहियरेंस होने लगता है क्योंकि वहाँ पे सिक्रीशन जो होता है वो म्यूकस का इतना नहीं हो पा रहा होता है। इसके बाद NSAID, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को अगर हम रेगुलर बिहाफ पे यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो रही है, हमारी बॉडी में सिक्रीशन के या फिर जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस कॉज कर रही है और डिपोजिशन कर रही है, या जिसके कारण हमारे एसिड के सिक्रीशन में, हमारे म्यूकस के सिक्रीशन में, जो हमारे डेडुनल पार्ट में पाए जाने वाले फ्लूइड्स होते हैं, जूसेस होते हैं, उनमें कोई इनिबिशन या प्रॉब्लम आ रही है, इम्बैलेंस हो रहा है, उसके कारण भी हमें जो है वो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो ये सब हमारे रीजंस थे जिनके कारण हमें पेप्टिक अल्सर होता है। और बात करते हैं, number of other factor may be contribute to development of the nasals including the mucosal injury, neutrophils adherence may be occur, the vascular endothelial and cause the reduced mucosal blood flow, may be release the oxygen derived free radicals and protease।
क्या होता है कि नंबर ऑफ द फैक्टर कंट्रीब्यूट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि हमारी म्यूकोसल वॉल है, मतलब कि जो हमारा डेड्यूनल पार्ट है वहाँ पे जो म्यूकोसल वॉल पाई जाती है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे इम्बैलेंस कॉज कर देते हैं, या फिर हमारे डेड्यूनल पार्ट की म्यूकोसा को इंजर्ड कर देते हैं वहाँ पे किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण, कोई हमने ऐसी मेडिसिन ली जो हमारे बॉडी के पार्ट पे, पर्टिकुलर उस पार्ट पे कंपैटिबल नहीं हो पाए। तो देर आर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, ऐसे रीजंस होते हैं, हमारी बॉडी का कुछ ऐसा फिनोमिना हो गया जिसके कारण हमारी जो म्यूकोसल सेल थी वो डैमेज होने लगी। इंडोथीलियल सेल में जो म्यूकोसल वॉल थी वहाँ पे ब्लड का फ्लो डिक्रीज होने लगा, जिसके कारण वहाँ पे कुछ ऐसी जो चीज़ें थी अराइज हो गई जो कि पेप्टिक अल्सर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। इसके कारण ल्यूकोट्राइन्स हैव द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ द न्यूट्रोफिल एडहियरेंस। जो हमारे ल्यूकोसाइट ल्यूकोट्राइन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स में जा कर के वो एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट दे देती हैं, जिससे भी हमारा पेप्टिक अल्सर जो है वो कॉज हो जाता है। इसके बाद टॉपिकल इरिटेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएट विद द एसिडिक प्रॉपर्टी नेसिड्स एंड एस्पिरिन देयर एबिलिटी टू डिक्रीज द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ द म्यूकोसल जेल लेयर। क्या हो कि बहुत सारे ऐसे टॉपिकल इरिटेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम एसोसिएट करते हैं कि जो नेसिड्स की मतलब जो नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर देती हैं, मतलब उनके केमिकल नेचर को इंक्रीज कर देती है। जैसे कि एस्पिरिन है, उसकी एबिलिटी क्या होती है कि अगर हम एस्पिरिन है जो कि हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आती है, और अगर हम नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आने वाली एस्पिरिन ड्रग को लेते हैं, वो हमारी म्यूकोसल जो वॉल है वहाँ से हाइड्रोफिलिसिटी की डिक्रीज करने लगती है। अब जब हाइड्रोफिलिसिटी नेचर डिक्रीज हो जाएगा हमारी म्यूकोसल सेल का, तो ये भी पेप्टिक अल्सर को कॉज करने का एक बड़ा रीज़न हो जाता है, जिसके कारण हमें पेप्टिक अल्सर होने लगता है। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है कि जब हमें पेप्टिक अल्सर कॉज हो गया है तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स जो हैं, मतलब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती। इपीगैस्ट्रिक पेन, हमारी जो पर्टिकुलर, क्योंकि जो हमारा लीवर में इन्फेक्शन होता है, पेप्टिक अल्सर है, मतलब हमारे पेप्टिक में जा कर के जब अल्सर जैसी चीज़ें प्रोड्यूस होने लगती है तो वहाँ पे हमें जब अल्सर हो जाएगा तो एक पेन बना रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं इपीगैस्ट्रिक पेन। अपर एब्डोमिनल पेन अकरिंग द 1 to 3 hours आफ्टर द मील्स। क्या होता है कि अब अगर किसी पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पेप्टिक अल्सर है, तो उसका एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। फिर जो हमारा एब्डोमेन है उसके अपर पार्ट में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगा, और वो मतलब जब आपने भोजन किया है, आपने हैवी मील लिया है या कोई सा भी मील लिया है, लंच का टाइम है या डिनर का, इट डजंट मैटर, तो उससे 2 से 3 घंटे बाद हमें जो है पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्यों पेन होने लगता है? रिलीव बाय द फूड और द एंटासिड क्लासिक सिम्टम्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। की जो भी हम फूड आइटम वगैरह लेते हैं वो हमारे बॉडी में पहुंचते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी में फूड पहुंचता है तो बॉडी जो है वो अपने फंक्शन को स्टार्ट कर देती है, यानी कि फूड को कैसे डाइजेस्ट करना है, कौन से जूसेस सिक्रेट करने हैं, कौन सी एंजाइम्स रिलीज करने हैं। तो जब हमारी बॉडी में फूड को पहुंचने के बाद जो आपस में रिएक्शन शुरू हो जाती हैं, तो फिर हमें 2 से 3 घंटे बाद एक पेन देखने को मिलता है अपर पार्ट में हमारे एब्डोमेन के। ये भी हमारा एक रीज़न है, मतलब रीज़न क्या कर, एक फीचर्स है कि अगर किसी को भोजन करने के 2-3 घंटे बाद अगर कोई पेन अराइज हो रहा है एब्डोमिनल पार्ट में, तो ये भी हमारा पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इसके बाद एनोरेक्सिया या फिर वेट लॉस की कंडीशन अगर हमें दिख रही कि डे टू डे अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पेशेंट था और उसका धीरे धीरे वेट लॉस होते जा रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर के कारण उस जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसमें पेप्टिक अल्सर हुआ हो। अ टिपिकल नॉक्टर्नल पेन दैट आर अवेक फ्रॉम द पेन टू द स्लीप। क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान रात में एक प्रॉपरली अच्छी सी नींद ले रहा है और सडनली उसके एब्डोमेन में पेन होता है, और पेन वो इतना सीवियर हो जाता है कि फिर उसकी नींद खराब हो जाती है, वो नींद से उठ जाता है, तो ये भी जो एब्डोमिनल में होने वाला पेन है वो पेप्टिक अल्सर के कारण भी हो सकता है।
हर्ट बर्न ड्यू टू द एसिड रेगुलेशन। क्या होता है कि हमारे जब हमें पेप्टिक अल्सर होता है तो हमें हर्ट में एक बर्निंग सेंसेशन सी फील होती है, और वो क्यों होती है कि जब हमारी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण हमारे सीने में जलन टाइप की होने लगती है। ये भी हमारा एक पेप्टिक अल्सर का सिम्टम्स ये देखने को में मिलता है। नोजिया में बी अकम्पनीड बाय द पेन। नोजिया के साथ साथ हमें पेन की भी फीलिंग आ सकती है, पेन लाइक सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है। तो हम इन सब चीज़ों के बिहाव पे जज करते हैं कि कोई भी अगर एक नॉर्मल इंसान था, उसको जो भी हमने ऊपर से लेके भी नीचे तक के कई सारे पॉइंट्स में चीज़ें डिस्कस की, अगर इनमें से कोई भी फीचर्स ऐसा है जो देखने को मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हो जाती हैं कि वो जो इंसान है वो पेप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहा है या फिर उसको जो है वो अल्सर हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात किया पेप्टिक अल्सर पार्ट 2 के बारे में। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल।